मिडिल ईस्ट में इसराइल की बढ़ती दखल अंदाजी और अमेरिका का साथ पाकर मुस्लिम देशों पर दबदबा बनाए रखने की रणनीति की काट निकाली जा रही है। पिछले साल हमास लीडरशिप को खत्म करने के बहाने कतर पर इसराइल ने जिस तरह से हमला किया था, उसके बाद से ही इस्लामिक नेटो बनाने पर गंभीरता से विचार शुरू हो गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कई बार कह चुके हैं कि मुस्लिम देशों का अपना एक सैन्य गठबंधन होना चाहिए जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के वर्चस्व को चुनौती दे सके। खबर आ रही है कि तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान इस दिशा में संजीदगी से काम कर रहे हैं। सऊदी और पाकिस्तान ने तो साल 2025 में इस तरह की डिफेंस डील अंजाम भी दे दी, जिसके तहत सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। कतर पर इसराइल के हमले के बाद सऊदी अरब को समझ में आ गया है कि इसराइल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर छतरी के नीचे आना बहुत जरूरी है, जिससे इसराइल सहम कर रहे। इसके बाद सऊदी ने आनन फानन में पाकिस्तान से ये रक्षा समझौता अंजाम दिया। अब एक और ताकतवर मुस्लिम देश और दुनिया का एकमात्र नेटो मेंबर मुस्लिम मुल्क तुर्की भी इस डील में साथ आना चाह रहा है, यानी तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान डिफेंस डील। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील का हिस्सा बनने में बेहद दिलचस्पी दिखाई है और इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक ये गठबंधन स्वाभाविक रूप से आकार ले रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रणनीतिक हित आपस में मिलते हैं। इस समझौते का हो जाना भी इसलिए अहम है क्योंकि तुर्की सिर्फ एक रीजनल खिलाड़ी नहीं है, ये अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन का भी हिस्सा है और अमेरिका के बाद नाटो में दूसरी सबसे बड़ी फौज तुर्की की ही है। पाकिस्तान के तुर्की के साथ डिफेंस ताल्लुकात पहले से ही मजबूत है। तुर्की पाकिस्तानी नेवी के लिए कार्वेट जंगी जहाज बना रहा है। पाकिस्तान के दर्जनों F-16 लड़ाकू जेट को तुर्की ने ही एडवांस किया है। और तो और सऊदी और पाकिस्तान दोनों के साथ तुर्की ड्रोन तकनीक साझा कर रहा है। वहीं ईरान को लेकर भी सऊदी और तुर्की की रणनीति बहुत आक्रामक नहीं है। भले ही दोनों अमेरिका के खेमे में हैं, लेकिन उस खेमे में इसराइल को लेकर उनकी टेंशन बनी रहती है और वो ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में अमेरिका इसराइल के साथ ही खड़ा रहेगा। वहीं सऊदी अरब और तुर्की शिया बहुल ईरान को लेकर एकमत हैं और दोनों सैन्य टकराव के बजाय ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के शासन का कम से कम सामने तो समर्थन करते ही हैं। हालांकि सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद तुर्की, सऊदी और ईरान के बीच खटास जरूर आई, लेकिन इसराइल के खिलाफ वो एक दिखते हैं। अगर कोई इस्लामिक या मुस्लिम नाटो बनता है तो तीनों देशों का अपना किरदार भी तय है। इस्लामिक नाटो को खड़ा करने में जहां अमीर सऊदी अरब इकोनॉमिक सपोर्ट करेगा, वहीं पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल और मैन पावर देगा, जबकि तुर्की अपनी आर्म एक्सपर्टीज और डिफेंस सेक्टर से मदद कर सकता है। खबर तो ये भी है कि मिस्र ने भी इस तरह के फौजी अलायंस से जुड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। जब कतर पर इसराइल का हमला हुआ था तो उसके बाद दोहा में आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, जहां पर भी मुस्लिम देशों ने अरब नाटो पर चर्चा की थी। इस बैठक में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई सहित 60 मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया था। उस वक्त तो अरब देशों में सबसे बड़ी फौज रखने वाले मिस्र ने अरब नाटो का प्रस्ताव भी दिया था। मिस्र ने तो इस अरब नाटो की शुरुआत के लिए 20,000 सैनिकों का योगदान देने की भी पेशकश कर दी थी। मिस्र की राजधानी काहिरा को अरब नाटो का हेड ऑफिस बनाने की बात भी चल रही थी। इतना ही नहीं, मिस्र के एक हाई रैंक जनरल को कमांडर बनाने की पेशकश भी हुई थी। तो कोशिश तो जारी है, लेकिन इस तरह का मुस्लिम या इस्लामिक नाटो बनाने के लिए पूछना तीनों मुल्कों को अमेरिका से ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान में खासा दखल रहता है। क्या वो अमेरिका के बिना ऐसा कुछ कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पश्चिमी एशिया की राजनीति को और गर्मा दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, ईरानी जनता अपना विद्रोह जारी रखे, अमेरिका की मदद रास्ते में है। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या वाकई वाशिंगटन ईरान में किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। इसी चर्चा के बीच खाड़ी क्षेत्र के 3 ताकतवर देश कतर, सऊदी अरब और ओमान ईरान के समर्थन में बैकडोर डिप्लोमेसी में जुट गए हैं। तीनों देशों का साझा संदेश है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ सकता है।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने वॉशिंगटन को साफ संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई की योजना बनाता है तो रियाद उसमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ तक कहा गया कि सऊदी अपना एयर स्पेस भी अमेरिकी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। कतर की भूमिका भी इस संकट में अहम मानी जा रही है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख से फोन पर बातचीत भी की। ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी का करीबी भी कहा जाता है। इस बातचीत में मौजूदा हालात और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा हुई। खाड़ी देशों के समर्थन के पीछे कई रणनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं। कतर का मानना है अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में अराजकता फैल जाएगी। कतर के मुताबिक ऐसी स्थिति में कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। सऊदी अरब की चिंताएं कुछ अलग हैं। सऊदी नेतृत्व को डर है कि अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ी या सत्ता परिवर्तन हुआ तो सत्ता इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के हाथों में जा सकती है, जो क्षेत्र के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। सऊदी का कहना है कि इससे पूरे इलाके में अस्थिरता और तनाव ही फैलेगा। ओमान का फोकस मुख्य रूप से व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर है। ओमान का कहना है कि ईरान पर हमला हुआ तो होर्मुज स्ट्रेट बंद किया जा सकता है। यह स्ट्रेट बेहद अहम है क्योंकि दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% हिस्सा और एलएनजी व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल तेल होर्मुज स्ट्रेट से होकर निकलता है। इसी बीच रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि सऊदी अरब ने अपने मीडिया संस्थानों को ईरान कवरेज को लेकर सतर्क रहने और सीमित रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। सऊदी नहीं चाहता कि ईरान को लेकर नकारात्मक खबरों का असर घरेलू माहौल पर पड़े, जिससे उनकी सत्ता पर भी कहीं संकट न मंडरा जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी में अमेरिका के पूर्व राजदूत का भी कहना है कि भले ही सऊदी और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हों, लेकिन इसके बावजूद सऊदी इस वक्त किसी भी तरह की जंग के पक्ष में नहीं है। कतर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। ईरान के लिए खाड़ी देशों का यह रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि कतर और सऊदी जैसे देशों में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं। कतर की अल उदीद एयरबेस में अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं। ऐसे में इन देशों का विरोध अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। इधर दूसरी ओर पाकिस्तान भी इस मामले को लेकर लगातार निगरानी बढ़ाए हुए है। पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि किसी तरीके से ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद उसके बॉर्डर के इलाके खतरे में बढ़ सकते हैं। ऐसे में इन देशों का विरोध अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। कुल मिलाकर ईरान संकट पर खाड़ी देशों की यह बैकडोर डिप्लोमेसी यह दिखाती है कि पश्चिम एशिया में कोई भी बड़ा सैन्य कदम पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है, वॉशिंगटन आगे कौन सा रास्ता चुनता है।